ये है एक आम जॉइंट फैमिली का घर, जहाँ यूं तो सब कुछ बड़ा प्यारा सा लगता है, परिवार एकजुट सा लगता है, पर अकेले में सभी अंदर ही अंदर अलग होने का इंतजार कर रहे होते हैं। पर पहले ये मुद्दा उठाने की हिम्मत किसी में नहीं, इसीलिए अपने इस जॉइंट फैमिली वाले परिवार से परेशान रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही प्रीति फोन पर अपनी माँ से अपना दुखड़ा रो रही थी। परेशान परेशान हो गई हूँ मैं मम्मी, 1 साल और बेटा, फिर तो अलग होना ही है, बच्चा कर ले बेटा, फिर तो अलग होना ही है, ये कर ले बेटा, फिर तो अलग होना ही है, वो कर ले बेटा, फिर तो अलग होना ही है। इसी सब में 5 साल निकल गए, बच्चा भी पैदा कर लिया मैंने और वो पल भी गया। अब कब छूटेगा ये चिड़िया का घर? मैं आज ही मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। अरे कसम से तू ना पागल है, पहले अलग नहीं हुई तो हुआ ना फायदा तुझे। मोनू देख पल गया ना, तेरी सास तो जवान पड़ी है, तुझसे ज्यादा जान उनकी हड्डियों में है। वो बात अलग है कि वो हिलना नहीं चाहती, पर मोनू को संभालने के बहाने वो हिली तो। घर में थी तभी तो कभी किसी ने देख लिया मोनू को, कभी किसी ने। वहीं तो अलग रहती तो कैसे संभलता मोनू। और जब इतने दिन रुकी है, इतना सब कुछ सहा है, तो कुछ दिन और रुक जा बेटा, कुछ महीने की बात है बस। फिर तेरे ससुर की रिटायरमेंट हो जाएगी। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलता है पता है ना तुझे? उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अगर तू रिटायरमेंट के पैसे के आने से पहले अलग हो जाएगी तो जो पैसे आएंगे ना, उसमें तुझे ना के बराबर हिस्सा मिलेगा। हाँ। अरे हाँ मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे रे, ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? तुमने नहीं सोचा बेटा, पर तेरी देवरानी ना सब सोच कर बैठी होगी। अब तू ये सब छोड़ और दामाद जी के साथ मिलकर ये प्लान कर कि तुझे घर कहाँ लेना है। घर नहीं मम्मी, मैं तो फ्लैट लूंगी। यहाँ प्रीति अपनी माँ से इस बारे में बात कर रही थी तो वहाँ स्वाति अपने पति से। अब बस पापा जी के पैसे आ जाए, फिर किसी चीज की टेंशन नहीं है। आए तो स्वाति, मैंने तो जमीन भी देख कर रखी है, बस पैसे आए और हम अपना घर बनाकर इस घर से अलग हो। दिन भर वही किचकिच, और तुम पर जो पूरे घर के काम का प्रेशर आ जाता है सो अलग। वही तो, तुम्हारी भाभी एक दिन का भी उठाना नहीं चाहती। पता नहीं क्या काम करती है किचन में, आधा से ज्यादा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। झाड़ू मैं करती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, घर में सारे ऊपर के काम मैं करती हूँ, ऊपर से रसोई में भी मुझे फंसा देती है। कोई नहीं मेरा बच्चा, जहाँ इतने दिन बर्दाश्त किया है, कुछ महीने और सही, एक बार पैसे आ जाए फिर सबको राम राम करके हम तो निकल जाएंगे। नाश्ते के वक्त सभी एक साथ खाने के टेबल पर बैठते हैं, जहाँ शेखर कहता है, बहू मुझे टिफिन मत देना, आज मेरे ऑफिस में मेरी रिटायरमेंट पार्टी है, खाने का इंतजाम भी रहेगा तो टिफिन ले जाकर क्या करूंगा। एक काम करो, तुम सब भी चलो। अभी तो आपकी रिटायरमेंट में 2 महीने बाकी है ना पापा जी, फिर आज पार्टी कैसे? कहीं आपके ऑफिस वाले आपके 2 महीने की सैलरी डकाने की फिराक में तो नहीं है ना? अरे नहीं, असल में मेरी रिटायरमेंट तो बेटा 1 महीने पहले ही हो चुकी है। वो तो बस ऑफिस में मेरी जान पहचान है, तो 1 महीने से मैं ऊपरी सैलरी उठा रहा हूँ। पर अब मेरे पोस्ट पर एक मैडम कल से आने वाली है, इसलिए आज ही रिटायरमेंट पार्टी दे रहे हैं ऑफिस वाले। फिर जरा पेपर वर्क बाकी है, उसके बाद रिटायरमेंट के पैसे आ जाएंगे, उसके बाद मेरा जो पेंशन आएगा वो आएगा, बस वही है। सैलरी तो कहाँ आएगी। तो क्या हुआ पापा, आपके 2 जवान बेटे आपके कंधे नहीं है क्या? मैं तो कभी नहीं चाहता था कि आपको इतनी उम्र में काम करना पड़े, पर घर पर बैठे किसका मन लगता है। खैर, अब तो आप रिटायरमेंट बाद की प्लानिंग कीजिए, कहाँ घूमेंगे, कहाँ जाना है। बिल्कुल सही कहा भैया, पर पापा इस सबसे पहले मुझे लगता है हमें अपना घर बनाने की सोचनी चाहिए, वरना करोड़ों भी पैसे क्यों ना आ जाए, फिजूल खर्चे तो रुकते ही नहीं, और इस तरह घूमने फिरने में, छोटे मोटे शॉपिंग में पैसे उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये छोटे खर्चे दिखते भी नहीं और इंसान कंगाल हो जाता है। समझदारी इसी में है कि पहले ही एक पूंजी खड़ी कर दी जाए। बुढ़ापे में आप उस घर के एक फ्लोर में रेंटर्स को रखकर आराम से पैसे उठा सकते हैं। अरे बिल्कुल बकवास आइडिया है, आज के जमाने में घर कौन बनाता है? और अगर घर बनवाया भी 24 घंटे मजदूरों पर नजर रखनी पड़ेगी कि वो काम कैसा कर रहा है, कौन सा सीमेंट ले रहा है, कौन सा बालू ले रहा है। और इतनी फुर्सत है किसके पास? है तेरे पास या मेरे पास? तो पापा है ना, अब तो रिटायर भी हो चुके हैं, वो आराम से नजर रख पाएंगे। इस उम्र में तू पापा से काम करवाएगा? नहीं पापा, फ्लैट ही अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से फ्लैट छोटा भी रहता है, ज्यादा संभालना भी नहीं पड़ता। पैसे आए भी नहीं और तुम सब बहस करने लगे। जब पैसे आएंगे तब देखा जाएगा।
और जैसे ही शेखर अपने रिटायरमेंट के आने वाले पैसे के बारे में बात छेड़ता है, उसके बाद से ही उस घर में इस बात पर बहस छिड़ी रहती है कि आने वाले पैसों से फ्लैट बनेगा या घर। ऐसे ही जब एक रात दोनों भाइयों में इस मसले पर बहस चल रही थी, स्वाति बीच में आकर रोहित का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। तुम पागल हो क्या? क्यों कर रहे हो इस बात पर बहस कि आने वाले पैसे से फ्लैट बनेगा या घर? हमें क्या, हमें तो अपने पैसों से मतलब है। हम अपना पैसा लेंगे तब तो अलग फ्लैट बनवाएंगे। यहाँ तुम फिर से ज्वाइंट फैमिली के साथ फंसवा दोगे मुझे। अरे रे मेरी भोली बेबी, तू भी ना। अब देख, डायरेक्टली मैं पापा से अपने हिस्से के पैसे मांग नहीं सकता। इस तरह बहस बढ़ेगी तभी तो घर का माहौल ऐसा होगा कि पापा परेशान होकर हमें हमारे हिस्से के पैसे दे देंगे। कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। क्या तेज दिमाग पाया है आपने। वहाँ प्रीति और रोहित घर का माहौल बिगाड़कर खुश हो रहे थे, तो यहाँ शेखर और वसुधा परेशान। ये पैसा तो काल की तरह आ गया है हमारे घर वसुधा जी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे बस अपने घर शांति चाहिए। तो पैसे आते ही इन दोनों को इनका हिस्सा दे दीजिएगा। जिसे घर बनाना होगा घर बना लेगा, जिसे फ्लैट बनाना होगा फ्लैट बना लेगा। कम से कम दोनों भाई का रिश्ता तो खराब ना हो। बात तो सही कही आपने मम्मी जी। इस पैसे के कारण ना घर का माहौल बहुत ज्यादा ही खराब हो रहा है। अब अगर पैसे बांटने के बाद भी घर में शांति आए तो यही सही। अरे वाह भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। अलग होने की बात डायरेक्टली करनी भी नहीं पड़ेगी। बिना अलग हुए अलग हो गए हम तो। जैसे ही पैसे बंटने की बात होती है, घर का माहौल वापस से ठीक हो जाता है। ऐसे में एक दिन वसुधा अपनी ननद कोकिला को कॉल लगाती है। कब तक प्लॉट हैंड ओवर करोगे तुम लोग घर बना के? जब तक शर्मा जी की समाधि बन जाएगी तब तक? उनके बेटे की शादी परसों है, कल तक प्लॉट उनको सौंपना है हमें। कल सुबह तक काम नहीं हुआ ना तो कोकिला कैसी है जानते हो ना घर बना के। हाँ सॉरी मैडम, वो जरा बिट्टू के कारण देरी हो गई। मैं अभी काम पूरा करवाता हूँ। वैसे आपका फोन बज रहा है मैडम, देख लीजिएगा। बड़े दिनों बाद आज भाभी ने मुझे कॉल किया। क्या बात है, घर बना के? हाँ भाभी जान, कैसी हो? पीछे से जरा भी आवाज नहीं आ रही, बड़ा शांत सा माहौल है। क्या बात है? अब क्या बताऊं कोकिला, मेरे तो यहाँ पंख टूट कर बिखरे पड़े हैं। जब से तेरे भैया के रिटायरमेंट के बाद आने वाले पैसों की बात घर पर छिड़ी है ना, मेरा घर तो अखाड़े का मैदान बन गया है। दोनों भाई दिन भर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे। फिर इन्होंने सोच लिया आने वाले पैसों के 3 हिस्सा कर देंगे, तब जाकर कहीं शांत हुए हैं। बताओ भाभी, भैया के रिटायरमेंट के पैसे आ गए और किसी ने मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। क्या मेरा हक नहीं बनता उन पैसों पर? अब तो ना बाबूजी रहे ना माँ, अब तो मेरा मायका मेरे भाई से ही है। मैं आ रही हूँ इस खुशी में शामिल होने, घर बना के। कहाँ वसुधा ने अपना मन हल्का करने के लिए अपनी ननद को फोन किया था, पर यहाँ तो एक और हिस्सेदार आता हुआ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह आंखों पर काला चश्मा लगाए फोन पर बात करती हुई कोकिला अपने मायके पहुंच जाती है घर बना के। हाँ मेहता जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा कोकिला मोदी के हाथों में है। सब कुछ सेट कर दूंगी घर बना के। अरे बुआ जी आप, अरे स्वाति पानी तो लाओ। अरे भाई मेरी बुआ जी आई हैं। कोकिला आते ही सोफे पर ऐसे बैठ जाती है मानो वो कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन हो। धोखा दे दिया ना भैया तुमने मुझे। मेरी शादी के वक्त बाबूजी और माँ ने कितने ही पैसे लगाए थे, ना के बराबर। तब याद है तुमने क्या कहा था? बहन, जब मेरी स्थिति अच्छी होगी तब मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। मेरा बेटा हो गया, बेटे की शादी हो गई, पर तुमने कुछ नहीं लगाया। अब तो अच्छी खासी मोटी रकम आ गई है तुम्हारे पास, अब तो खर्च कर दो अपनी बहन पर घर लगा के। बहनों पर खर्च करना तो पुण्य की बात होती है। इस 1.5 करोड़ में से 30 लाख तेरे और बाकी 1 करोड़ 20 लाख में 40 लाख के 3 हिस्से होंगे। ये बात हुई ना घर बना के। चलो कोई नहीं, उम्मीद तो मैंने 50 लाख से ऊपर की थी, पर ठीक है अब 30 लाख ही सही। इन पैसों को ऐसे अच्छे से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूंगी कि आने वाले 5 सालों में ये 30 लाख 60 लाख होकर वापस आ जाएंगे। तभी कोकिला का फोन बज जाता है और वो क्लाइंट से बात करने अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर स्वाति फुसफुसाकर प्रेम से कहती है, बुआ जी को तो बड़ी नॉलेज है प्रेम। मुझे तो लगता है हमें बुआ जी से मशवरा लेना चाहिए अपने पैसों को लेकर। आज हम 40 लाख घर पर लगा दे,
उससे अच्छा है कि ऐसी किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया जाए जो 5 साल में हमारे 40 लाख 80 लाख हो जाए। फिर घर क्या, पूरा बंगलो बना लेंगे हम। बिल्कुल सही कहा स्वाति तुमने। इससे पहले कि इस मौके का फायदा भैया भाभी उठाए, हमें पहले जाकर बुआ जी से बात कर लेनी चाहिए। और बिना देरी किए स्वाति और प्रेम सीधा कोकिला के पास जाते हैं और उससे इस बारे में बात करते हैं। आपसे एक बात करनी थी बुआ जी। वो क्या है ना, आजकल 40 लाख रुपए में होता ही क्या है। मेरा तो मन है घर बनाने का, पर भैया फ्लैट की जिद लिए बैठे। अब वो अलग से फ्लैट ले लेंगे तो ना चाहते हुए भी ये घर तो बिखर ही जाएगा। आप ही बताइए, घर लेने की सोचकर मैं गलती कर रहा हूँ क्या? बड़ा सा घर होगा, सब अलग अलग फ्लोर पर रह लेंगे। मैं तो चाहता हूँ पूरा का पूरा पैसा एक साथ घर बनाने में जाए। पर वही बात होगी, मैं तो पूरे पैसे लगा दूंगा पर बाकी सब अपने हिस्से का पैसा बचा लेंगे। हमें भी अपने आगे की जनरेशन के बारे में सोचना होगा ना बुआ जी। इसलिए फिर मैंने कहा हम एक तल्ले का ही घर बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे। तो इसमें जरा आपकी राय चाहिए कि क्या किया जाए। तुम दोनों ना मूर्ख हो बिल्कुल, घर बना के। शेखर भैया तो इस घर को छोड़ने वाले नहीं, भले ही ये जर्जर पड़ा हुआ है। और रोहित की तेजी देखकर लगता है वो अगले महीने तक फ्लैट ले ही लेगा। मैं तो कहती हूँ इस पैसे को एक अच्छे से प्लॉट में लगा दो। मेरी नजर में एक जमीन है जो आने वाले समय में सोना उगलेगी। मैं खुद के पैसे भी तो उसी में लगा रही हूँ। अभी 2 कट्टा जमीन लेकर छोड़ दो, आने वाले 5 साल में हाथ में 80 लाख रुपए तक आ जाएंगे। इतनी तो एफडी से भी नहीं आते। और घर में क्या करना है, रहना ही तो है। तेरा बड़ा भाई तो पहले ही अलग हो जाएगा। फिर इस घर में कुछ पैसे लगाकर इसे ठीक करवा लेना और आराम से रहना। देखा, मैंने कहा था ना बुआ जी से आइडिया लेना सही रहेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं बुआ जी आप। पापा मम्मी तो ऐसे भी किसी से कोई काम करवाते नहीं, और अब अगर सास ससुर 2 बोल भी दे तो क्या हो गया। कोकिला की प्रेम और स्वाति से बात हो रही थी कि दरवाजे के बाहर से गुजरती प्रीति सब सुन लेती है। तो ये दोनों बुआ जी का सपोर्ट ले रहे हैं, पर बुआ जी वो प्लॉट मुझे ही दिलवाएंगी। और वो कैसे, ये मैं जानती हूँ अच्छे से। रात को सभी के सोने के बाद रोहित और प्रीति कोकिला के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या बुआ जी आप भी ना बिजनेसमैन कहती हैं खुद को, पर गलत लोगों के साथ हाथ मिलाने वाली थी। मैं आपको 1 लाख रुपया कमीशन दूंगी, आप हमारे पैसे उस प्लॉट में लगवा दीजिए। 4 लाख हम इस घर के रेनोवेशन में लगा देंगे और 35 लाख रुपया आपके हाथ में दे देंगे। ये हुई ना सीधी बात। अब तो निश्चिंत हो जा बेटा, और 35 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भिजवा दे, बाकी समय मैं देख लूंगी। अगली सुबह खाने की टेबल पर दोनों बहुएं कोकिला की आओ भगत करने में लग जाती हैं। आपको तो बुआ जी मेरे हाथों की बनी पूरियां ही खानी पड़ेगी। फिर ये नान कौन खाएगा बुआ जी? आपको ये नान ही खाना होगा। चलिए बुआ जी, मुंह खोलिए चलिए। जिस दिन से तुम आई हो ना कोकिला, उस दिन से मेरे घर का माहौल सुहाना हो गया है। आज जाकर कितने दिनों के बाद लग रहा है कि इस परिवार में प्यार है। शेखर से अपने हिस्से के 40 लाख रुपए लेने के बाद प्रेम और रोहित उस पैसों से ज्यादा फायदा उठाने के लालच में अपनी बुआ को मोटे मोटे कमीशन का अमाउंट दे देते हैं। मुझे पता है बुआ जी, भाभी आपको 1 लाख रुपया कमीशन दे रही है ना, तो ये रहे मेरे 3 लाख कमीशन के। अब वो प्लॉट मेरे नाम ही होना चाहिए। चलो ये भी सही है। फिर तुम यहाँ का रेनोवेशन का काम शुरू करवा दो, मैं तब तक वो प्लॉट तुम्हारे नाम का रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। घर बना के बुआ जी। और इस तरह अपने दोनों भतीजे को झांसा देकर कोकिला दोनों के पैसे लेकर फरार हो जाती है। 1 हफ्ते बाद भागता हुआ प्रेम रोहित के कमरे में आता है। भैया अब क्या होगा, बुआ जी फोन ही नहीं उठा रही है। मैंने उन पर विश्वास करके पूरे 37 लाख रुपए दे दिए थे। हे भगवान, बुआ जी ने तो मुझसे भी 38 लाख रुपए लिए हैं। उन्होंने तो कहा था कि वो तेरे पैसे प्लॉट में नहीं लगाने वाली। इसका मतलब बुआ जी हम सभी को झांसा देकर चली गई हैं। ये तो वही बात हो गई, बिल्ली की लड़ाई में बंदर ने बाजी मार ली। इतने बड़े घाटे के बाद चारों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। 2-4 घंटे रोने के बाद घर पर तो हमने रेनोवेशन का काम लगवा ही दिया है। मेरे पास 2 लाख रुपए है और तेरे पास 3। ये 5 लाख से इस घर को ठीक करवा लेते हैं, फिर जैसे रह रहे थे रहेंगे और क्या। हाँ भैया, वैसे भी एकता में ही बल है, और ये बुआ जी को तो कीड़े पड़ेंगे, मुझे विश्वास है। हाय लगेगी उन्हें मेरी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। सभी कोकिला तक पहुंचने की बहुत कोशिश करते हैं पर पहुंच नहीं पाते। 15 दिन बाद कोकिला शेखर को बाजार में मिलती है। आपको भी यही लगा क्या भैया
कि मैं आपके पैसे लेकर चंपत हो गई चूना लगा के? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन भाभी ने मुझे फोन करके घर के खराब माहौल के बारे में बताया था, मैं तभी समझ गई थी कि मेरे दोनों भतीजों के दिमाग में दूसरी ही खिचड़ी पक रही है। इसीलिए मैं बिना सोचे समझे सीधा आपके घर आ गई। आपके दोनों सपूतों को सिर्फ पैसे से मतलब था। एक अपना फ्लैट लेकर अलग हो जाने वाला था और दूसरा अपना घर लेकर। और बुढ़ापे में आपके और भाभी के पास न पैसे बचते न ही कोई अपना। इसलिए मैंने ये चाल चली और सारा पैसा उनके हाथ से निकलवा लिया। ये रहे पूरे 1,05,00,000 रुपए। इसे जाकर अपने नाम पर बैंक में लगा लीजिएगा। उन दोनों को हमेशा यही लगता रहेगा कि मैं पैसे लेकर भाग गई और पैसे आपके पास भी रहेंगे। जिस भाई की तेरे जैसी बहन हो ना, उसे कभी किसी चीज की फिक्र हो ही नहीं सकती कोकिला। मैं तो समझ ही गया था कि तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इसीलिए तो मैंने तुझे फौरन 30 लाख रुपए दे दिए थे। और इस तरह कोकिला के दिमाग और उसके भाई के उस पर विश्वास के कारण शेखर का पुराना घर भी नया सा बन जाता है और उसका परिवार भी नहीं टूटता। हर सुबह वही सब्जी, कुछ और नहीं बना सकती क्या तुम प्रिया? रोज वही आलू टमाटर की सब्जी। ये दाल बासी नहीं लग रही रेणु जी? कल दोपहर वाली ही दे दी है क्या? अरे नहीं नहीं, बासी क्यों देगी? सुबह से देख रही हूँ बेचारी रसोई में ही बैठी है। अभी ताजी ताजी दाल बनाई है आपके लिए उसने, ताकि आपका पेट साफ रहे, और आप है कि दाल को बासी कह रहे हैं। अरे रहने दो, जैसे मैं नहीं जानता। घूम फिर के खाना इतना ज्यादा बना लेना कि 2-4 दिन चल जाए, फिर उसे फ्रिज में रखना और 2-3 दिन तक वही चलाते रहना। कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज करो। अरे बासी खाना कौन देता है भाई? साफ साफ दिख रहा है कि वही बनी हुई दाल गरम करके दे दी है, मुझे सब पता है। बासी खाना नहीं है पापा जी, ताज़ा ही है। मैंने भी सुबह उठकर सारी चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, तो फिर स्वाद क्यों नहीं है? और तुम तो अलग ही हो। एक बार किसी सब्जी की तारीफ क्या कर दो, फिर हर रोज वही परोस देती हो। सर्दी में मटर के आगे अब हर चीज में मटर ही गिरेगा। जो खाओ वही स्वाद, जो खाओ वही स्वाद। बना बनाया खाना मिल रहा है ना, तो बड़ी जबान चल रही है तेरी। अरे बहू भी अकेले कितना कुछ करेगी? तुझे क्या खाना है बोल, मैं बना देती हूँ। नहीं मम्मी, मेरी तो भूखी मर गई। अब जा रहा हूँ दुकान, और दोपहर में भी मेरे लिए कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है। दोपहर में मेरे लिए भी कुछ भेजना मत बहू, बेकार में क्यों मेहनत करेगी। हम दोनों पार्वती भोजनालय से कुछ खा लेंगे। इतनी मेहनत के बाद भी अपने ससुर और पति को सवेरे सवेरे घर से भूखा जाता देख प्रिया का मन दुखी हो जाता है और वो खुद को कोसने लगती है। अब कौन सा मसाला डालूं खाने में? इन्हें तो स्वाद ही नहीं आता मम्मी जी। कभी गरम मसाला तो कभी पाव भाजी मसाला, हर बार हर सब्जी में अलग अलग मसाले डालती हूँ, फिर भी किसी को पसंद नहीं आ रहा स्वाद। अरे रहने दे बहू, तेरे ससुर की तो आदत है हर ताज़े खाने को बासी बताने की, और ये भी ना अपने पापा के साथ रहता रहता वैसा ही बनता जा रहा है। तो उनकी बातों को दिल से मत लगा। उम्र हो गई है ना, 60 आ गए हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। भूल जा, चल मुझे खाना परोस दे, मैं खा लेती हूँ। प्रिया अपनी सास को खाना परोसने के बाद YouTube पर खाना बनाने की रेसिपी देखने लगती है, और जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स फूड चैनल वाले बताते हैं वो सारे के सारे प्रिया मंगवा कर किचन में रख लेती है। आज भले ही दोपहर से रात हो जाए, पापा जी और मोहन जी के मुंह के स्वाद को मैं अच्छा करके ही रहूंगी। भाग भाग कर प्रिया बाजार से सारे इंग्रेडिएंट्स सब्जियां लेकर आती हैं, फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीस पीस कर प्योरी तैयार करती है। अरे क्यों इतना माथा पच्ची कर रही है बहू? एक सब्जी रोटी बना दे, बहुत है। नहीं नहीं मम्मी जी, आज तो मैं कुछ अच्छा बनाकर ही रहूंगी। और बातों बातों में प्रिया का ध्यान मिक्सर ग्राइंडर के ढक्कन के ऊपर से जरा सा क्या हटता है, सारी की सारी प्योरी उड़कर किचन की दीवार पर लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। 5 तो अभी ही बज गए, 3 घंटे में तो ये लोग आते ही होंगे। प्रिया फटाफट किचन की सफाई में लग जाती है, फिर जैसे ही मिक्सर ऑन करती है लाइट चली जाती है। हे भगवान, इस लाइट को अभी जाना था। मम्मी जी, पड़ोस के घर से ये मसाले और टमाटर पीसवा कर आती हूँ। बेचारी प्रिया अपने ससुर और पति को खुश करने के लिए कितनी मेहनत करती है, और फाइनली तैयार हो जाता है काजू और मटर का पुलाव, तड़का और दम आलू की सब्जी। बड़ी ही खूबसूरती से खाने को प्रिया डाइनिंग टेबल पर सजा कर रखती है। रात को जब मोहन और प्रमोद दुकान से घर लौटते हैं, आज मैंने रोज वाली सब्जी नहीं बनाई, कुछ अलग बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ना बहुत पसंद आएगा, खास करके पापा जी आपको। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं।
प्रिया खड़ी खड़ी बस अपने ससुर और पति का चेहरा देख रही थी। बस इन्हें खाना पसंद आ जाए। पर जैसे ही प्रमोद पहला निवाला अपने मुंह में डालता है, ओ, तीखा इतना, दालचीनी कौन डालता है तड़के में? चावल भी कुछ खास नहीं लग रहे, वैसे ही है जैसे दोपहर के प्लेन चावल रहते हैं। कुछ स्पेशल नहीं लगा? नॉर्मली लग रहा है सब कुछ, इतनी मेहनत के बाद भी। हाँ, मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, पापड़ सेक कर लाओ, जरा पापड़ से ही स्वाद आ जाए। और इतनी मेहनत के बाद प्रिया को सुनने मिलता है, जाओ पापड़ ले आओ, शायद पापड़ से ही स्वाद आ जाए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। प्रिया हर बार कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करती, पर घर में उसके खाने की कोई भी तारीफ कर दे ऐसा होता ही नहीं था। फिर एक दिन प्रिया के साथ उसके ससुर, पति और सास बाहर चाट खाने के लिए जाते हैं, पर स्टॉल पर चाट वाला नहीं था। चाट के ठेले पर मक्खियां भिन भिना रही थी, पर फिर भी मोहन और प्रमोद तो बासी इमली के पानी की महक को इस तरह सूंघ रहे थे मानो वो कोई अमृत हो। समझ में आ रहा है, बिल्कुल ताज़ा सामान रखा है ठेले पर, महक सही स्वाद का अंदाजा लग जाता है। महेश चाट वाला तो सबसे साफ सुथरा काम करता है पापा, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। और 1-2 मिनट के बाद महेश वहां आता है और चाट बनाना शुरू करता है। महेश भैया कहीं वॉशरूम होकर तो नहीं आए? पूछ ही लेती हूँ। भैया आप वॉशरूम गए थे क्या? हाँ, क्यों? ये सुनते ही प्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हाथ में थोड़ा ही कुछ लगा है भाभी, लघु शंका करने गए थे, पेशाब तो जाएगा ही, उसमें क्या हो गया? अब कौन सा इंसान है बहू जो वॉशरूम नहीं जाता? हाँ अब बनाओ तुम 4 प्लेट चाट। नहीं, मेरे लिए चाट मत बनाइएगा, मैं नहीं खाऊंगी। महेश ठेले पर ही रखे लोटे से हाथ धोकर चाट बनाने लग जाता है, जिसे देखकर ना ही प्रमोद और ना ही मोहन को कुछ अटपटा लगता है, और उल्टा वो लोग तो महेश की चाट को चाट चाट कर खाते हैं। मजा आ गया, ये होता है स्वाद। जरा प्रिया को बताइए भैया कैसे आता है स्वाद, 1-2 मसाले के बारे में ही बता दीजिए इसे भी। चिंता मत कीजिए, हम आपकी रेसिपी चुरा कर आपके ठेले के सामने नया ठेला नहीं लगाएंगे। चाट खाकर सभी हंसते खेलते घर वापस लौट आते हैं। अगली सुबह रात में सभी ने चाट खा लिया था मम्मी जी, रात का बनाया सारा खाना फ्रिज में रखा हुआ है, अब फिर नया खाना बनाऊंगी तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। प्रिया की शादी को भी वक्त हो गया था, अब वो भी 24 घंटे खाना बना बनाकर तंग आने लगी थी। कुछ ताज़ा बनाना छोड़ ही देते हैं मम्मी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ नया बनाने की, फ्रिज का बासी खाना निकाल और सभी सब्जियों को मिलाकर उन्हें गर्म करके दोनों बाप बेटे को परोस दे। देखा नहीं कैसे चाट में मक्खियां भिन भिना रही थी, फिर भी दोनों बेटे चाट 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 कर खा रहे थे। बेकार में ताज़ा खिलाकर उनकी आदतें मत बिगाड़, और ताज़ा खाकर इन्हें कौन सी संतुष्टि मिलती है, इन्हें तो आदत हो गई है बाहर के बासी खाने की। वही तो मम्मी जी, देख कर ही समझ आ रहा था, छोले तो कम से कम 1 हफ्ते पुराने थे, मुझे तो उसकी स्मेल से ही उल्टी आने लगी थी। ऊपर से वो महेश चाट वाला वॉशरूम जाकर आया था और वहीं ठेले पर पड़े लोटे से उसने अपना हाथ धो लिया, फिर उसी लोटे से इमली का नया पानी भी बना लिया उसने। अरे यही तो फर्क होता है बहू घर के और बाहर के खाने में। घर में हम सब साफ सुथरा बनाते हैं फिर भी हमारी कदर नहीं, और बाहर के बासी खाने में इन्हें स्वाद आता है। और फ्रिज का खाना कोई सड़ थोड़ी ही जाता है, मैं तो शुरू से ही फ्रिज के खाने को ताज़ा कहकर सभी को खिला देती हूँ। अब दिन में 10 बार खाना थोड़ी ना बनाती रहूंगी, बचे हुए खाने को फेंक कर खाने का अनादर भी तो नहीं कर सकते। और अब तक हर रोज ताज़ा खाना बनाने वाली प्रिया फ्रिज से बासी खाना निकालती, और निकालती भी क्यों ना, वो भी तो रोज सभी के ताने सुन सुन कर थक गई थी। फ्रिज में रखी 2 दिन की पुरानी सब्जी और रात की दाल और सब्जी को मिलाकर वो गर्म करके अपने ससुर और पति को परोस देती है, जिसे खाते ही मोहन कहता है, इतनी अच्छी भाजी बनाना कहाँ से सीख ली तुमने? अब भाजी बनाई थी तो पाँव भी मंगवा लेने थे। अरे बहू जरा 2 रोटी और लाना, आज तो लग रहा है भूख से ज्यादा ही खा लूंगा। क्या भाजी बनी है। भाजी? मम्मी जी। हाँ तो मेरी बहू के हाथ में तो जादू है ही, मैं तो पहले से कहती थी। रेनू अपनी बहू को आंख मारती है और दोनों सास बहू मुस्कुराने लगती है। इसके बाद तो प्रिया पुरानी बासी सब्जियों को मोहन और प्रमोद को खिला दिया करती, जिसे दोनों मुंह मोड़ मोड़ कर खाते।